हेलो एवरीवन, आप सभी को 5 सितंबर शिक्षक दिवस की बधाई। सभी स्टूडेंट के लिए हमारी शुभकामनाएं। आज हम लेके आए हैं लेक्चर 8 हमारा है, जो लेक्चर 8 लेक्चर 08, जिसमें हम टॉपिक जो कवर करेंगे डिजाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, ये हमारा टॉपिक है। मेथड जो है WSM है। इस पार्ट में सबसे डिज़ाइन करने के पहले हम जो पार्ट कवर करेंगे उसमें बीम का क्रॉस सेक्शन नंबर 1 क्यों लेते हैं, दूसरा रीइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड करेंगे, रीइंफोर्समेंट के लिए कवर बीम में क्या प्रोवाइड करेंगे, कवर के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद बीम में मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करोगे, मिनिमम एंड मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट कोड के हिसाब से कितना आप प्रोवाइड करोगे। इसके बाद अगर स्पेयर टाइम रहेगा तो हम लोग सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के बारे में वर्किंग मेथड से डिज़ाइन के लिए आगे की स्टेप्स को कवर करेंगे। तो हम पहले ये डिस्कस करेंगे आपको कि जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा है कि हम स्टील जो यूज़ कर रहे हैं, 2 स्टील और कंक्रीट हम डिज़ाइन में यूज़ कर रहे हैं, स्टील और कंक्रीट। स्टील के लिए जो ग्रेड है हमारा Fe 250 है और Fe 415 हम 2 यूज कर रहे हैं। तो इनके यील्ड स्ट्रेस जो है Fy का मान क्या है, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर है और ये 415 है। और इनके लिए हम लोग अलाउबल वैल्यू जो लिए हुए हैं, दैट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो Fy में हम 1.78 बार याद दिला रहे हैं। ये इनका अलाउबल स्ट्रेस है। अलाउबल स्ट्रेस किस में है, ये वर्किंग स्ट्रेस में अलाउबल स्ट्रेस है, जिसकी वैल्यू हम 140 और 230 ले रहे हैं। टेंशन में, टेंशन या शेयर में जो वैल्यू ले रहे हैं 140 और 230। कल के माइल्ड स्टील के लिए और टॉर स्टील के लिए बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इसी तरह से कंक्रीट की जो ग्रेड है उसमें FCK डिवाइडेड बाई 3.0 से हम लोग सिग्मा CBC वैल्यू को निकाले हुए हैं। जैसे M15 ग्रेड की अगर कंक्रीट है, M15 ग्रेड की कंक्रीट है या M20 ग्रेड की कंक्रीट है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आपके 5 और 7 न्यूटन है पर mm स्क्वायर। स्ट्रेसेस का चार्ट के माध्यम से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज हम करेंगे वो बीम की क्रॉस सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। बीम का क्रॉस सेक्शन क्यों हम रेक्टेंगल रखे हैं, या हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है, ये स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो उनके हिसाब से हम बीम के शेप और साइज को डिसाइड करते हैं। इट में बी सर्कुलर, इट में बी रेक्टेंगुलर, या किसी और शेप में हम जो कास्ट करेंगे वो हो सकती है। लेकिन प्रैक्टिस से जो हम लोग करते हैं वो रेक्टेंगुलर बीम का करते हैं। तो बीम क्या है, ये क्रॉस सेक्शन, जैसे आप बीम आप देखोगे इस तरह से, और ये किसी सपोर्ट पे आपका रेस्ट कर रही है। दिस इज अ सपोर्ट वेयर इट इज रेस्ट कर रही है, और इस तरह से सपोर्ट में हमारा रेस्ट कर रही है इस तरह से। दिस इज योर सपोर्ट, दिस इज योर सपोर्ट में रेस्ट कर रही है, या फुल रेस्ट कर रही है, थोड़ा सा गैप करके हम लोग इसको रेस्ट करा रहे हैं, दिस पॉइंट रेस्ट करा रहे हैं इस तरह से। तो बीम क्या है, बीम यूडीएल लेके या किसी लोडिंग का जो डिफरेंट लोड आएगा उनको, जैसे इसमें सपोज करो आपका यूडीएल आ रहा है,
तो यूडीएल का लोड ये दे वहन कर रही है। अब कंसेप्टली क्या है कि ये क्या करेगी, ये इसका एक क्रॉस सेक्शन हम लोग लेंगे कि इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा। क्रॉस सेक्शन माने अगर आप यहाँ देखो तो ये इस तरह से बीम आपको क्रॉस सेक्शन में दिखाई पड़ेगी, इस तरह से बीम दिखाई पड़ेगी क्रॉस सेक्शन में। दिस इज ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, वो थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं, ये इस तरह से हमारी बीम दिखाई पड़ेगी क्रॉस सेक्शन में। तो इसका रेक्टेंगुलर शेप है और ये हमारे इसका क्रॉस सेक्शन है, जहाँ पर ये मान लीजिए पॉइंट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो बीम का क्रॉस सेक्शन इस तरह से है, कहने को मतलब वह बीम इस तरह से कुछ जा रही है इस तरह से, और ये आगे बढ़ के और ठीक है इसी तरह से आपका कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर बीम आगे बढ़ती हुई जाएगी, इस तरह रेक्टेंगुलर होगा। तो इसमें क्या है, ये इसकी ये साइड जो होगी जो आपकी कम चौड़ी है उसे विड्थ वी कहेंगे, और जो इसका ज़्यादा ऊंचाई में दिख रही है, हाइट में दिख रही है, वो इसका डेप्थ कहेंगे। तो बीम का क्या हुआ, दो पार्ट है, एक है बी इज द ब्रेड्थ ऑफ द बीम एंड डी बराबर डेप्थ ऑफ द बीम, या ओवरऑल डेप्थ ऑफ दिस को, डेप्थ को ओवरऑल भी कह सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल माने कि पूरा नीचे से लेके ऊपर, टॉप से लेके बॉटम तक। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, ओवरऑल डेप्थ ये इस हिसाब से हमारा है, क्योंकि हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे इसलिए हमें कुछ और चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो इस तरह से बीम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किस बात पर निर्भर करेगा, ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आपको समझने की कोशिश करें कि हम लोग बीम की डेप्थ या विड्थ क्यों रखते हैं। बीम की विड्थ रखने का वजह यह है कि जैसे आपका वॉल की थिकनेस जो है, जो वॉल जा रही 9 इंची की वॉल जा रही है, या मान लीजिए 1.5 ईंट की वॉल है, 9 इंची से ज़्यादा चौड़ी होगी, तो उसके हिसाब से हमारा जो उसकी विड्थ है, जो वॉल की थिकनेस, उस पर बीम रेस्ट करा रहे हैं, तो उसमें पूरी तरह से बीम जो है आपकी उस पर रेस्ट कर ले, उसकी पूरी चौड़ाई जो थिकनेस है उसको कवर कर ले। तो बीम का सेक्शन उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि विड्थ ऑफ द सपोर्ट जिस पे इसको आप रेस्ट करा रहे हैं। तो विड्थ ऑफ सपोर्ट में क्या हो सकता है, ये वॉल हो सकती है, कॉलम हो सकता है, या कोई और स्ट्रक्चर जिसपे हम आप रेस्ट करा सकते हैं, वो चीजें हो सकती हैं। तो इसीलिए हमारा जो साइज है, बी का जो साइज है, वो उनकी विड्थ के हिसाब से नहीं है। तो दिस कैन बी 230 mm एक राउंड शेप में, या 250 mm आपका, या 300 mm, या 350 mm, या 400 mm, या इस तरह से इनकी साइज को हम लोग आवश्यकता के हिसाब से, जहां पर हम रेस्ट करा रहे हैं उसके हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। लेकिन एक अमूमन था 9 इंची, 10 इंची, 12 इंची, इस तरह का कंसेप्ट ट्रेडिशनली आता है, और वही हम लोग इस बीम का विड्थ को डिसाइड कर देते हैं। अब डेप्थ की जो बात है, विड्थ और डेप्थ में एक रिलेशन है, तो B इक्वल्स टू 1/3 ऑफ D आप कर सकते हैं टू 2/3 ऑफ D, कि 1/3 से 2/3 D के बीच में आप ले सकते हैं। दिस कैन बी रेशियो B, डेप्थ ऑलवेज ज्यादा होगी इसके। तो इसमें कभी आप इनको B और D के बीच में एक रिलेशंस के द्वारा कर सकते हैं, B इक्वल्स टू K इंटू D, या समथिंग K1 इंटू D, जहां की K1 का मान 1/3 से 2/3 के बीच में लाई करेगा। तो प्रोपोर्शनेट करने के लिए ये प्रक्रिया अपना सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि जब आप बीम में रीइंफोर्समेंट करेंगे, सिंगली रीइंफोर्स बीम का हम लोग चयन कर रहे हैं, तो हम बीम में सरिया को कहाँ स्थापित करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि सरिया को हम लोग कहाँ स्थापित करेंगे। तो इसको जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा सिंपली सपोर्टेड बीम का सहारा ले रहे हैं। ये सिंपली सपोर्टेड सपोज करिए बीम है आपकी, और इसमें यूडीएल या एक पॉइंट के लिए कंसंट्रेटेड लोड W लग रहा है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर C4 जो है W/2 इसका रिएक्शन हो जाएगा। ये रिएक्शन कैसे, इसको हम बता सकते हैं
कि ऑल द वर्टिकल फोर्स सिग्मा बी इक्वल्स टू 0। तो सिग्मा बी के 0 का मतलब हुआ कि ये मान लीजिए आपका आर ए है और ये आर बी है। तो जो वर्टिकल फोर्सेस हैं उनको अगर पॉजिटिव माने, वर्टिकल फोर्सेस अपवर्ड पॉजिटिव माना और डाउनवर्ड को निगेटिव माना, तो आपको क्या हो जाएगा, सिग्मा बी बराबर 0 का मतलब हुआ अपवर्ड फोर्स क्या हुआ, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू, माइनस कर सकते हैं, माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0। दिस इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। किसी भी बीम या किसी स्ट्रक्चर के स्टेबल रहने के लिए ये फार्मूला सिग्मा बी इक्वल टू 0, सिग्मा एच इक्वल टू 0 एंड सिग्मा मोमेंट अबाउट पॉइंट 0, ये हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसके माध्यम से हम लोग इसको जो डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है उनको फाइंड आउट करते हैं। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू आपका हो गया डब्ल्यू। अब क्या करेंगे, ए के रिस्पेक्ट में अगर आप मोमेंट लोगे सारे फोर्सेस का, तो ए के रिस्पेक्ट ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इनकी डिस्टेंस क्या है, L/2 है ये, और ये भी L/2 है, और टोटल डिस्टेंस आपकी L है। तो हम क्या करेंगे, यहां से ए के रिस्पेक्ट में मोमेंट लें। तो क्लॉकवाइज जो आ रहा है उनको अगर पॉजिटिव मान लें, इसको हम पॉजिटिव मोमेंट मान लें, तो ऑल द मोमेंट, पॉजिटिव मोमेंट क्या हुआ, W/2, और डिस्टेंस कितनी हुई, L। और ये क्या है आपका, जैसे ये दे रही है एंटी क्लॉकवाइज और ये दे रही है क्लॉकवाइज, तो इसको दूसरी डायरेक्शन में W इंटू L/2 इक्वल टू 0। तो ये सॉरी, यहां पर दिस इज योर RB मीन्स मोमेंट, RB इंटू मोमेंट एट ए, RB इंटू RB ले रहे हैं, अभी हम W2 निकाल लेते हैं, RB इंटू L माइनस इतना क्यूबिक, तो RB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, W/2 आ जाएगी। तो R इज सिमेट्रिकल लोडिंग है, सिमेट्रिकल माने एक लोड जो सेंटर में आ रहा है, इसलिए सिमेट्रिकल लोडिंग बोलते हैं। इसलिए RA बराबर RB भी हो सकता है, या इक्वेशन में रखेंगे तो W/2 हमारा आ जाएगा। तो ये सिंपल सा एक कंसेप्ट है कि हम किस तरह से इसके मोमेंट को या इसके रिएक्शन को कैलकुलेट करके इसको मोमेंट को कैसे ट्रा करेंगे। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, दैट इज टोटल स्टैटिक इक्विलिब्रियम को यूज करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल इस तरह से। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब देखते हैं हम लोग कि इसमें समझने के लिए कि मोमेंट कितना ये कैरी कर रहा है। सपोज करिए आप, ये मोमेंट हमारा कितना कैरी कर रहा है 1 मिनट के लिए। तो हम यहाँ मिटा रहे हैं और इसको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग ड्रा करते हैं। कोई भी लोडिंग आएगी बीम डिजाइन के लिए तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पर चलो बेंडिंग मोमेंट ड्रा करना है, BM बेंडिंग मोमेंट ड्रा करना है आपको। तो बेंडिंग मोमेंट का कंसेप्ट क्या होता है कि किसी भी सेक्शन पे अगर आप बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं तो लेफ्ट और राइट, अगर लेफ्ट साइड में सोचेंगे तो जो फोर्सेस हैं उनके फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम पॉजिटिव, जो ऊपर की तरफ हमको अगर पॉजिटिव मान ले लोड लेफ्ट में और डाउनवर्ड को निगेटिव मान लें, तो आप क्या करोगे, इससे पॉजिटिव मोमेंट हमको मिलेगा। तो mxx किसी पॉइंट पर कितना होगा, दैट इज प्लस RA इंटू डिस्टेंस x के बराबर होगा। और x की वैल्यू कहां तक होगी, 0 से आपका यहां L/2 तक हम आ जाए, L/2 तक। तो L/2 तक आना है तो RA इंटू एस, RA बराबर कितना हमारा है, W/2 है, और x की डिस्टेंस कितनी है मैक्सिमम, L/2। तो ये मोमेंट कितना हो गया, WL/4। WL/4 इस पॉइंट तक आ गया। तो इसी तरह से दूसरी साइड से जाएंगे तब भी आपका आ जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशंस क्या है, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें स्क्वायर वगैरह नहीं है, इसलिए तो यहां से क्या करेंगे, इसको इस पॉइंट से मिला देंगे और इसको इस पॉइंट से मिला देंगे इस तरह से। तो ये पॉइंट क्या हुआ, WL/4। दिस इज योर मोमेंट, दिस इज योर पॉजिटिव मोमेंट, बिकॉज दिस इज योर सैगिंग मोमेंट, ये सैगिंग मोमेंट इसलिए पॉजिटिव है। इसी तरह से आप शियर फोर्स डायग्राम भी ड्रा कर सकते हो। शियर फोर्स कैसे है, किसी भी सेक्शन पे लोगे तो जो अपवर्ड फोर्स है लेफ्ट साइड में इस तरह से काम कर रहा है वो पॉजिटिव, और जो इस तरह से डाउनवर्ड राइट में होगा वो पॉजिटिव पे काम करेगा। दिस इज योर साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव। लेफ्ट साइड में अगर अपवर्ड है तो वो पॉजिटिव है,
राइट साइड में अगर डाउनवर्ड है तो वो पॉजिटिव है। इस तरह से कंसेप्ट लेके चलेंगे तो हम यहाँ शियर फोर्स भी ड्रा कर सकते हैं। यहाँ कितना है W/2, W/2 इस पॉइंट पे स्टार्ट करेगा और यहाँ से इस पॉइंट तक जाएगा, तो ऑल द फोर्सेस का सम है और ये यहाँ आएगा और फिर ये डाउन होके फिर ये इस तरह चला जाएगा। दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर नेगेटिव। क्या है ये? W/2। दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम। सिंपल। हम बाद में जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे तो हम इसको और कर देंगे साइन, माने साइन कन्वेंशन के हिसाब से लेफ्ट साइड में जो अपवर्ड फोर्स है वो आपको पॉजिटिव देगा, लेफ्ट साइड में जो डाउनवर्ड है वो नेगेटिव देगा। इसी का अपोजिट दूसरे साइड में आप कर सकते हो, राइट हैंड साइड में भी लेके चल सकते हो। तो इस तरह से इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हमने ड्रा कर दिया है। अब आप देखोगे कि बीम जो कैरी करेगी, अभी जो बीम का हम डिजाइन करने का कंसेप्ट ले रहे हैं वो इस बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से ले रहे हैं, नॉट शियर। शियर को भी हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं। वी आर कंसीडरिंग ओनली बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो फ्लेक्चर स्ट्रेसेस आते हैं उसकी हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहां थोड़ी देर के लिए हम इसको मिटा रहे हैं और इस फ्लेक्चर मोमेंट के बारे में देखेंगे कैसे ये हमारा वेरी कर रहा है। तो आप देखोगे फ्लेक्चर के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो आप बेंडिंग के लिए, बेंडिंग में यूज करते हैं या बेंडिंग स्ट्रेस के लिए। वो फार्मूला क्या है? फ्लेक्चर फार्मूला बोलते हैं M/I इक्वल टू F/Y इक्वल टू E/R। रेडियस ऑफ जायरेशन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कह सकते हैं। और ये इस फार्मूले में कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई बीम लेंगे, मान लीजिए आप बड़ी बीम लिया आपने, ठीक है, इस तरह से बीम आपने क्रॉस सेक्शन लिया और इस बीम का ये न्यूट्रल एक्सिस हम लोग ड्रा कर रहे हैं। तो ये क्या है? 2 पॉइंट है, सेम का है। तो इसमें स्ट्रेस डायग्राम कैसे होगा? ये F/Y, M/I इक्वल टू F/Y। तो F इक्वल्स टू क्या होगा? M/I इंटू Y। और M इसका मतलब ये हुआ है, या आप ये कह सकते हो कि दिस वैल्यू M/I आप निकाल सकते हो। M की वैल्यू कितना है? WL/4 थी वहां। I की वैल्यू कैसे निकालते हैं? क्रॉस सेक्शन जो है BD3/12 से निकाल देंगे आप। तो ये निश्चित है, ये निश्चित है, दोनों निश्चित है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक कांस्टेंट की तरह से काम कर रहा है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू Y है। तो ये F इज प्रोपोर्शनल टू Y या F1/F2 इक्वल टू Y1/Y2 भी कर सकते हैं आप। इसका मतलब हुआ कि इस डायग्राम से जहां न्यूट्रल एक्सिस है वहां से फोर्स जो स्ट्रेस है इससे अनुक्रमानुपाती है। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, जैसे 0 है F बराबर 0, Y बराबर 0, तो F इक्वल टू 0। तो यहां क्या कन्फिग्रेशन हमारा आएगा? इस तरह से आ जाएगा, जस्ट लाइक ए स्ट्रेट लाइन, इस तरह से आ जाएगा। और यहां क्या होगा? मैक्सिमम होगा। दिस इज योर F कह सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर, F मैक्सिमम वैल्यू कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरे डायरेक्शन में जो हो जाएगा, यहां पर आप अगर इसको F2 बोलो, इसको F1 बोलो, तो F1 और F2 दोनों क्रिएट हो जाएंगे। अब यहाँ क्या है? इस वाला पार्ट में ये है कंप्रेशन में और ये पार्ट क्या है? टेंशन में है। क्यों? क्योंकि बेंडिंग जो हो रही है वो सिंपली सपोर्टेड बीम की बेंडिंग हो रही है, जिसकी वजह से आपका न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला पार्ट क्या है? वो टेंशन में है और ऊपर वाला पार्ट आपका कंप्रेशन में है। तो अगर आपकी ये बीम है जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें इस तरह की चीज हो रही है। मींस अपर का पार्ट कंप्रेस हो रहा है, बाहर का बढ़ रहा है, और इसके जो पॉइंट यहां पर आ गया, ये जो है न्यूट्रल एक्सिस, जहां पर कि किसी तरह का स्ट्रेस नहीं काम कर रहा है, वो उसका NA या न्यूट्रल एक्सिस कहलाएगी। अब यहां ध्यान देने की बात है, ये दोनों अगर होमोजेनियस मटेरियल का बना है तो F1 F2 के बराबर होगा, लेकिन एक कंप्रेशन होगा, एक टेंशन में होगा। लेकिन जब यहां मटेरियल को हम चेंज करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? चीजें हमारी बदल जाएंगी। तो अब हम यहां देखना चाहते हैं कि जो हमारी बीम है, जो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है, वो क्या होती है? व्हाट इज सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम? अब आप देखेंगे कि बीम कंक्रीट क्या होती है? कैन टेक कंप्रेशन। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? कंक्रीट कैन टेक
कंप्रेशन ओनली, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करेंगे हम। कंप्रेशन, कंक्रीट जो है कंप्रेशन ले सकती है। इसके मतलब ये हुआ कि जो सेक्शन हमारा इस तरह से है और यहाँ न्यूट्रल एक्सिस आई है, तो ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान देने के बाद ये तो कंप्रेशन में ओके कंक्रीट ले लेगी, लेकिन यहाँ पर टेंशन है जो कंक्रीट नहीं ले पाएगी। न्यूट्रल एक्सिस के बिलो जो इसका बेंडिंग फना सैगिंग की वजह से, इसको बोलते हैं सैगिंग, सैगिंग बोलते हैं। दिस कर्वेचर, दिस टाइप ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड दिस सैगिंग, और इसका अपोजिट जो होगा वो होगा हॉगिंग। दिस इज हॉगिंग, सैगिंग इज पॉजिटिव। तो इस कल्चर में जब ये इस तरह का होगा, सैगिंग होगी, तो यहां पॉजिटिव न्यूट्रल के ऊपर और नीचे जो है आपका निगेटिव होगा। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे कि इफ इज ए सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम है तो उसका सेक्शन है, तो आप बताओ कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो कंप्रेशन जोन होगा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर होगा कि नीचे होगा कि जो है थ्रू आउट होगा, या इनमें से कोई नहीं। इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इस तरह कैंटिलीवर का जब बिहेवियर होगा तो उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव होगा। अगर कैंटिलीवर लेते हैं तो इसका अपोजिट होगा, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तब यहां पर बात आती है कि ये जो हमारा पोर्ट है कंक्रीट का, ये तो कंक्रीट कवर कर ले रही है, लेकिन यहां जो कंक्रीट है वो नहीं, क्योंकि टेंशन है और टेंशन में वीक है। नो टेंशन टेकन बाय कंक्रीट, कंक्रीट कोई टेंशन नहीं इख्तियार करेगी, इसलिए हमें यहां पर स्टील का प्रोविजन करना पड़ेगा। अब सवाल होता है कि स्टील अगर आपको लगाना है तो कहां लगाएं? यहां लगाएं, सबसे ज्यादा स्ट्रेस है, यहां पर लगाएं, इस बॉटम में लगाएं, क्योंकि बॉटम में सबसे ज्यादा आता है, बॉटम में स्ट्रेस सबसे ज्यादा है, तो यहां लगा दें कंक्रीट स्टील को? नहीं, यहां पर हम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि अगर स्टील को यहां लगाएंगे तो हमारे दो प्रॉब्लम्स आएंगी। एक तो कंक्रीट का नंबर 1 कि वेदर प्रॉब्लम करेगा, एक्सपोजर में रहेगा तो कोरोजन लगने लगेगा। दूसरा फायर लग जाएगी, आग लग जाएगी। तो ये पॉइंट है कि वेदर और फायर से बचाने के लिए कंक्रीट को छिपाना पड़ेगा। छिपाने के लिए क्या करेंगे? दूसरा क्या है? कवर देना पड़ेगा। तो कवर देने का मतलब हुआ कि सरिया यहाँ पर, या हमारी रीइंफोर्समेंट है वो शिफ्ट हो गई, यहाँ पर आ गई। तो ये क्या हो गया, या इससे बॉटम से क्या गया है, एक कवर हमने प्रोवाइड किया। कवर किस लिए प्रोवाइड किया? जिससे कंक्रीट और स्टील में परफेक्ट बॉन्ड बना रहे और वेदर और फायर से भी ये सुरक्षित रहे। जितने इंजूरियस टाइप के आपके केमिकल्स हैं, जैसे क्लोराइड है, SO3 है, या इस तरह के एल्कलाइन एलिमेंट्स हैं, उनकी वजह से इनको स्टील को जंग लगने या इस तरह कोरोजन या क्लोरीनेशन वगैरह का प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम इसको उससे अवॉइड करने के लिए ये तरीका अपनाते हैं। अब सवाल उठता है कि इस कंक्रीट में क्या कवर दिया जाए। तो इसको हम ये समझने के लिए पहले तो सोचते हैं कि कंक्रीट को कितना ऊपर लगाया जाए, कंक्रीट को बॉटम से कितना ऊपर लगाया जाए। तो यहाँ जो कंसेप्ट आएगा उसमें हम जैसे चीजों में जाएंगे तो एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से, मतलब एक्सपोजर का मतलब क्या हुआ कि हमारी कंक्रीट कहाँ पर रखी गई है, किस कंडीशन में रखी गई है। और यहाँ पर हम जो कवर दे रहे हैं उसको बोलेंगे नॉमिनल कवर। नॉमिनल कवर क्या दे रहे हैं? जैसे कंक्रीट स्टील रखेंगे उसके पेरिफेरी, जो बॉटम पेरिफेरी से नीचे की डिस्टेंस, ऐसे समझ सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए हमने लिया सेक्शन और यहां पर हमने सरिया लगा रहे हैं इस तरह से, तो ये जो बॉटम है इसका, पेरिफेरी का बॉटम है, और यहां से बॉटम मोस्ट की जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है? नॉमिनल कवर है। क्या है? नॉमिनल कवर। इसको हम लोग क्लियर कवर भी बोलते हैं। इसको क्या आम भाषा में जब डिजाइन करेंगे तो क्लियर कवर करेंगे, अदरवाइज इसको IS 456 के हिसाब से ये हमारा नॉमिनल कवर होगा। IS 456 2000 के हिसाब से ये नॉमिनल कवर होगा। तो नॉमिनल कवर क्या होगा? किसी भी तरह की आपके एक्सपोजर कंडीशन मिस्टर में कौन सी है? माइल्ड है, मॉडरेट है और
सीवियर है, वेरी सीवियर है, एक्सट्रीम। ये कंडीशन हमारे पास हो सकती है। आप ध्यान दो जरा सा इसमें हमारे लिए, क्योंकि हम माइल्ड करेंगे तो मिनिमम नॉमिनल कवर 20 का कर देंगे, मॉडरेट करेंगे 30 कर देंगे, सीवियर करेंगे 45 कवर देंगे, इसका क्या करेंगे 50 कर देंगे, इसको क्या करेंगे 75 कर देंगे। अब आप देखो कि कम से कम जो कवर करना है वो आपको इतना देना है। अभी हम लोग बीम के बारे में डिजाइन करेंगे तो वो हम आपको डिस्कस करेंगे। अब ये क्या है, माइल्ड एक्सपोजर के लिए, मॉडरेट एक्सपोजर के लिए, सीवियर एक्सपोजर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। हम आप लोगों को बताएंगे माइल्ड एक्सपोजर क्या है, कि जनरली जहां पर बारिश हो रही है, जैसे हमारे मैदानी इलाके में है और ज्यादातर वो एग्रेसिव सॉइल वगैरह के कांटेक्ट में नहीं है। सीवियर बहुत रेनिंग से उसको अवॉइड किया गया, ज्यादा बहुत जैसे मान लीजिए चेरापूंजी है उस तरह के कंडीशंस में नहीं है। लेकिन मॉडर्न टाइप जैसे आपके मैदानी एक एरिया की बिल्डिंग है या सो है, उनमें माइल्ड का ये 20 mm का प्रोविजन कर सकते हैं। जहां पर मॉडरेट की बात आएगी, मॉडरेट में क्या है कि उसमें थोड़ा हैवी रेंज का इंक्लूड कर दिया गया है, एक्सपोजर कंडीशन थोड़ा बढ़ा दी गई है, वहां पर है। और सीवियर का मतलब ये हुआ कि ये आपका इस टाइम में ये सी कोस्ट वगैरह के पास स्ट्रक्चर है, या सी में डूबे हुए स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। तो ये सी में डूबे। और वेरी सीवियर का मतलब ये हुआ कि इसमें स्प्रे आ रही है, किसका, ये सी वाटर का स्प्रे लगातार आ रहा है, स्प्रे ऑफ सी वाटर इसमें है, इसमें इन सी वाटर है, सी वाटर है। अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग और वेटिंग हो रही है, वेट और ड्राई हो रहा है, इस तरह का भी। और एक्सेसिव जो है इसमें सॉइल जो केमिकल टाइप की हैं उनमें भी इनमें बिहेवियर, यहाँ केमिकल का भी एग्रेशन है, केमिकल का। और ये टाइडल के लिए है, जहां पर बहुत इस तरह का टाइडल ज्वार भाटा या उस तरह के बराबर स्ट्राइक कर रहे हैं, वहां के लिए है। तो ये मॉडरेट आपका 30 mm है, जहां की आप मीडियम बारिश या अधिक बारिश भी है, लेकिन ये सामान्य तरह की चीजों के लिए है। इसलिए 20, 30, 40, 50, 75 ने दिया है। और ये चीजें आपके एग्जाम में कंपटीशन में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट हम और इसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर कवर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान देने की बात है कि स्टील का जो नॉमिनल कवर है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि अगर आप 12 mm की सरिया, माइल्ड स्टील में 12 mm की सरिया से कम प्रोवाइड करते हैं, 12 mm से कम प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए 10 mm प्रोवाइड करें या 12 mm इंक्लूड रहता है, तो ये 20 mm को आप रिड्यूस करके 15 mm तक ला सकते हैं। अगर आपको जो लगता है जरूरत तो 15 mm तक ला सकते हैं। दूसरा, सीवियर और वेरी सीवियर, सीवियर एंड वेरी सीवियर। वेरी में क्या कहता है कोड, इसमें हम लोगों ने 45 लिया है, 50 लिया है। इसमें आप रिडक्शन कर सकते हैं 5 mm का, -5 mm कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, जब आप M35 या उससे ऊपर की ग्रेड कंक्रीट यूज कर रहे हैं। अगर एक्सपोजर में सीवियर, वेरी सीवियर में आप यूज कर रहे हैं 45-50 का आप इस्तेमाल, अगर 35 से कर रहे हैं तो उसमें रिडक्शन 5 mm का कर सकते हैं। लेकिन किसी भी हालत में जो वेरिएशन होगा वो 10 और 0 mm का होगा। अगर नॉमिनल कवर में आपका वेरिएशन करना है तो ये वेरिएशन से ज्यादा नहीं होगा। ये कंडीशंस हमारे लिए लागू होती हैं। और इस तरह से हम लोग इस कोड के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। ये 3 पॉइंट हम लोगों ने यहां नोट किया। नंबर 1 किया कि जो अगर माइल्ड है तो आप 20 mm की जगह अगर 12 mm से कम की सरिया यूज करते हैं 5 रिडक्शन कर सकते हैं, और जैसे 20 mm की जगह 15 हो जाएगा। सीवियर में 45 और 50 है, इसमें भी 5 का रिडक्शन कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू आप M35 ऑनवर्ड ऊपर की सरिया पे, और किसी भी हालत में आप ये वेरिएशन से ज्यादा नहीं। ये आपके क्वेश्चंस हैं जो कंपटीशन में पूछे जाएंगे, तो अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पॉइंट आपको नोट करने की जरूरत है। तो कृपया इसको नोट कर लें आप लोग कि अगर ये माइल्ड में 20 mm, ठीक है, तो अगर 12 mm से कम सरिया यूज करें तो 5 mm का रिडक्शन कर सकते हैं। और सीवियर, वेरी सीवियर में 45 और 50 का है, जिसमें 5 का कर सकते हैं, बशर्ते आप M35
यूज करें। इसके अलावा ये वेरिएशन आप कर सकते हैं मैक्सिमम, बढ़ा मतलब 10 mm बढ़ा सकते हैं या घटा दें 0, इससे कम नहीं कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर आते हैं कि अगर रीइंफोर्समेंट हम लगा रहे हैं तो रीइंफोर्समेंट लगाने के लिए जो कवर प्रोवाइड करेंगे वो कैसा होगा, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कवर के लिए कवर ब्लॉक हम लोग लेंगे और उसके हिसाब से डिसाइड कर देंगे। जनरली स्लैब के लिए आप 20 mm और बीम के लिए मिनिमम 25 mm देके कवर करते हैं, लेकिन यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ क्या है, सपोज करिए आपने ये सरिया यहाँ प्रोवाइड की है, 3 सरिया है, तो एक रो है, सिंगल रो है। अब इसके सेंट्रॉइड से जा रहे हैं तो ये क्या है, ये पासिंग थ्रू दी सेंट्रॉइड ऑफ रीइंफोर्समेंट। मान लीजिए आपने 12 mm की सरिया 3 प्रोवाइड की है, 12, 5, 3 नंबर आपने प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो अब यहां हम कवर डिस्कस कर रहे हैं। कवर कहां कहां आएगा, एक तो आपके बॉटम में आएगा, यहां पर नॉमिनल कवर, इसको बोलेंगे नॉमिनल या क्लियर कवर, अभी बोल रहे हैं हम लोग। ये हम कितना प्रोवाइड करें, तो दूसरा ये साइड में हम कितना प्रोवाइड करें, दिस साइड कवर, आप बोल सकते हैं साइड वर्टिकल कवर, और इन दोनों सरिया के बीच का जो है वो उसका कवर, दिस इज हॉरिजॉन्टल कवर। हॉरिजॉन्टल कवर इस तरह से आप देखोगे कि यहां पेरिफेरी से नीचे का कवर, ये क्लियर कवर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो नॉमिनल कवर में आपने वहां पर देखा था। अब बीम के केस में हम लोग जो प्रोवाइड करेंगे, जनरली बीम के केस में जो सरिया प्रोवाइड करते हैं 12 mm से कम नहीं है, कोड नॉट लेस देन 12 mm। बाद में थोड़ा नॉट लेस देन 12 mm आप यूज करेंगे। तो कवर नीचे कितना देंगे आप, नीचे कवर 5 से कम नहीं, नॉट लेस देन 5। अगर मान लीजिए 12 mm की है तो 12 mm से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये है कि बीम के लिए शुड नॉट लेस देन 25 mm से आप कम ना करो। अगर माइल्ड एक्सपोजर है तो 20 mm है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि 25 mm बेहतर लेके 25 mm से आप कम ना करो, नॉट लेस देन 5। जो इसमें सरिया लगी हैं उनका डाया अगर मान लीजिए 12 की लगी है, 20 की लगी है, तो इसमें आप इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। नॉमिनल कवर शुड नॉट बी लेस देन प्रोवाइडेड, जो माइल्ड स्टील में, लेकिन बीम के केस में आप अगर यूज कर रहे हैं तो 5 or 25 mm, which 5 or 25 mm, whichever is greater, ये हम प्रोवाइड कर दोगे। दूसरा पॉइंट आता है इस साइड में कितना करेंगे, इस साइड में आप जनरली 25, जो सरिया है उसका 25 or 25 mm, whichever is greater, ऐसे कर लो आप, ग्रेटर। अब तीसरा सवाल आता है कि हम इन सरिया के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कोड क्या प्रोविजन करता है, कोड का ही प्रोविजन है। तो उसमें ये है कि आप यहां पर देख सकते हो कि जब दो सरिया एक तरह की सरिया है, तो सरिया अगर 5 ऑफ सेम डाया तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, या हाईएस्ट एग्रीगेट साइज जो आप यूज कर रहे हैं उसमें 5 mm और मिला दीजिए। तो इन दोनों में से जो अधिक होगा वो वैल्यू हम रखेंगे। इसका प्रोविजन क्या है कि इनमें जैसे आप एग्रीगेट है वो एग्रीगेट जा सके, इसलिए 5 और HAG प्लस MM में जो ज्यादा होगा उसको हम रखेंगे। 5 और हाईएस्ट एग्रीगेट साइज प्लस 5 mm whichever is greater, ये रखेंगे इन दोनों के बीच में हाईएस्ट एग्रीगेट। लेकिन कोड ये भी कहता है कि कभी कभी आप इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस में 2/3 बाई ए हाईएस्ट एग्रीगेट रह सकते हैं,
बशर्ते कि इसमें जो आपका नीडल डायमीटर है वो पेनिट्रेट कर सके। तो ये हमारा नहीं है, लेकिन हम सेफर साइड में रहेंगे। अगर मान लीजिए फाई इसका अलग अलग डाया के बने हो 16, 25, 12 या 3 तक यहाँ है, तो जो साइज बड़ी होगी, जो साइज जो सही है, इफ फाई इज अनइक्वल, फाई आर अनइक्वल, तो जो बिगर साइज होगी, बिगेस्ट होगी, जो उसमें साइज ऑफ फाई, ये आर हाई, ये इसके ग्रेट साइज प्लस 5 mm, विच एवर इज ग्रेटर। विच एवर इज ग्रेटर। अब सवाल ये उठता है कि आप यहां समझ चुके हैं कि जब ये सरिया है यहां पर, तो आगे चल के इन सरिया की जरूरत पड़ेगी तो आप इसको ओवरलैप भी करोगे, तो यहाँ इस पे इसका भी ध्यान देना है कि ओवरलैपिंग के बाद भी वो साइज हमारी बनी रहे। तो आपको कोशिश ये है कि आप और साइज बढ़ा के रखें, लेकिन एक लिमिट के अंदर है। ये मार्किंग है कि ये आप अडॉप्ट करिए। पहले में अगर 5 इक्वल है तो हाईएस्ट से जो साइज 5 mm और 5 में जो अधिक हो, अगर अनइक्वल है तो जो बड़ी वाली सरिया है सबसे उसका डाया, या हाईएस्ट दोनों में जो अधिक 5 mm जोड़ के कर सकते हैं। इस तरह से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब सरिया जहां ज्यादा लगती है वहां हम क्या करते हैं, आप बोर मत होइएगा। दूसरा ये, क्योंकि हम आगे इसको जरूरी है, हम आप लोग डिस्कस करेंगे, अगर ये 2 रो या 2 से अधिक रो में अगर आप प्रोवाइड करेंगे तब क्या करेंगे। तब उनके बीच की जो डिस्टेंस है, मान लीजिए सरिया आप एक रो में और प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इनके बीच की डिस्टेंस आप 5 15 mm या 2/3 बाई हाईएस्ट एग्रीगेट साइज, इनमें से जो अधिक हो वो आप प्रोवाइड कर दीजिए। ये कोड प्रोविजन करता है कि अगर आप चाहें तो, अगर मान लीजिए आपकी 15 mm 12 mm की सरिया है तो 12 mm ले लीजिए, यहाँ 12 mm ले लिया आपने, फिर 15 mm ले लिया, कम से कम 15 mm, और 2/3 हाईएस्ट एग्रीगेट मान लीजिए आप 20 का यूज कर रहे हैं, तो 7 हो गया, 14 या 15 mm भी आ रहा है, तो 15 mm कम से कम हमको चाहिए प्रोवाइड करना है। अगर सरिया आप 12 mm की यूज कर रहे हैं तो यहाँ 15 mm का गैप हमको रखना पड़ेगा, या 2/3 ऑफ हाईएस्ट एग्रीगेट साइज जो आप यूज कर रहे हैं उनमें से जो अधिक हो वो आप इसमें प्रोवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो इस तरह से कवर का काम हम लोग कर लेंगे, लेकिन इससे जो प्रोविजन है उससे अधिक प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर ये कवर के बारे में डिस्कस कर लिए। अब हमें क्रॉस सेक्शन में देखना पड़ेगा कि कैसे इसको हम लोग हेटेरोजेनियस मटेरियल है कंक्रीट स्टील किसी भी बीम के लिए, तो उसका क्रॉस सेक्शन जब ड्रा करेंगे तो कैसे हम इन चीजों को लोकेट करेंगे, कैसे दिखाएंगे, दर्शाएंगे। तो जब भी आप स्टेप नंबर 1 में जाएंगे, स्टेप नंबर 1 में कुछ भी कहीं भी डिजाइन करने का आएगा तो स्टेप नंबर 1 में हम उसका फिगर, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का फिगर ट्राई करेंगे। तो यहां पर रीइंफोर्समेंट को हम दिखा रहे हैं। ये एक अमूमन है 4 सरिया मान लीजिए आपकी है, ये 4 नंबर बार है, यहां पर हम दिखा रहे हैं इसको, और ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस को दिखा रहे हैं। दिस इज योर एन ए है, ठीक है। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग इसकी स्ट्रेस डायग्राम को भी ड्रा कर रहे हैं, यहां पर स्ट्रेन और स्ट्रेस डायग्राम को भी ड्रा कर रहे हैं। अब यहां चूंकि इस तरह है इसलिए हमने ब्रेक करके दिया है। अब ये क्या है, आपका बी है, दिस इज योर विड्थ ऑफ योर बीम, दिस इज योर विड्थ, दिस इज योर विड्थ ऑफ बीम, और यहां से जो इनके सेंट्रॉइड के बीच की डिस्टेंस है उसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट कर रहे हैं, और जो ओवरऑल है यहां से यहां तक जो पॉइंट आएगा उसको हम लोग ओवरऑल डी कहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, वी आया विड्थ ऑफ द बीम, बीम का क्रॉस सेक्शन है, स्मॉल डी इज इफेक्टिव, आप ध्यान रखना, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, डेप्थ ऑफ द बीम। इफेक्टिव डेप्थ बीम क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड, आप ध्यान देना, सेंट्रॉइड ऑफ रीइंफोर्समेंट या रीइंफोर्सिंग बार टू दी
टॉप मोस्ट फाइबर ऑफ कंप्रेसिव कंक्रीट। कंक्रीट की टॉप फाइबर जो कंप्रेशन में है उससे और इसके सेंट्रॉइड के बीच की जो दूरी है वो इसकी प्रभावी गहराई कहलाएगी, प्रभावी। अब यहां पर आप देखोगे अगर कंक्रीट है तो इसको सिग्मा से हम डिनोट करेंगे, सिग्मा सी बी कह रहे हैं, सिग्मा सी बी। इसलिए क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अपने अलाउबल स्ट्रेस को पहुंचे, इसलिए सिग्मा सी, और यहां पर जो डिनोट करेंगे सिग्मा एस बाई एम, मॉडल रेशियो से भाग देके जैसे हम पिछले डिस्कस किए थे। और ये जो वैल्यू है हमारे, इसको एक कॉन्फ़िगरेशन में रख करके एम इंटू ए एस कर सकते हैं। अगर कंक्रीट में तब्दील करेंगे तो एम इंटू ए एस हो जाएगा। तो ये फिगर हमारे लिए ऑलवेज महत्वपूर्ण है। ए एस माने जितने नंबर ऑफ सरिया हैं उनका एरिया। ए एस मीन्स एरिया ऑफ टोटल रीइंफोर्समेंट। अगर आपके पास 4 सरिया है तो 4 मल्टीप्लाई बाई, अगर 5/4 इंटू जो भी उनका डाया है सेम है तो इससे आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5/4 5 स्क्वायर, या इसको आप ऐसे कर सकते हैं 4 इंटू 0.785 5 स्क्वायर। ये इजीली आप लोग अडॉप्ट कर लिए, 0.785 लिख लें और उसके बाद ये करने की जरूरत नहीं है, आप इससे मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यूज को फाइंड करें, जो कि हम टेबुलेशन फॉर्म में कोशिश करेंगे कि 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm इतना जो यूज करते हैं उनका हमें जुबान पे रहे, याद रहे। तो ये अब यहां पर आप देखो कि अगर स्ट्रेस डायग्राम हम ड्रा करें, दिस इज स्ट्रेस डायग्राम, तो स्ट्रेस डायग्राम इस तरह से आएगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारा इस तरह बन करके आएगा, जहां सिग्मा सी बी है, ये सिग्मा एस बाई एम है, यहाँ पर एम इंटू एस का करेंगे, और ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस है, ये वाला पोर्शन आपका कंप्रेशन में है और ये वाला पोर्शन जो है टेंशन में है। और इसको हमने इसी वजह से लिया है कि ये जो यहाँ से डिस्टेंस है वो इस तरह से हमने डिजाइन किया है। अब अगर ज्यादा टाइम हो गया हो तो हम तो यहाँ स्टॉप करके आगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे कि इस बीम के WSM विधि द्वारा कैसे इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे। परसेंटेज ऑफ स्टील है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो मोमेंट इसको कैरी करना है वो फाइंड करेंगे। हम ही ज्यादा नहीं करेंगे। डिजाइन का पार्ट क्या है? डिजाइन इज है कि आप जैसे इतना लोड आ रहा है, आप इसके लिए बीम का क्रॉस सेक्शन और स्टील की मात्रा को फाइंड आउट करिए, ये डिजाइन का है। एनालिसिस का मतलब कोई दिया गया है मोमेंट और सब कुछ दिया गया है तो आप एनालाइज करिए कि ये इतना वहन कर पाएगी या नहीं, इस लोड को वहन कर पाएगी ये क्रॉस सेक्शन या नहीं, इस तरह की बात होगी। तो डिजाइन इज दैट कि आप किसी बिल्डिंग के रिक्वायरमेंट के लिए किस तरह का सेक्शन चूज करेंगे, कितना सरिया प्रोवाइड करेंगे और उसको कितना मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है जो वियर कर सकेगी। तो इसके साथ अभी हम यहाँ स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करेंगे और आपको डिजाइन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम समझाएंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय क्लास। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए। हम कंटिन्यूअस चैप्टर वाइज चलेंगे और जो डिप्लोमा कर रहे हैं उन छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।